हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे अक्टूबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और इसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट मिलेगा विद कंटेंट पीडीएफ में। आप लोग नीचे दिए गए जो लिंक है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताएं। आप लोग मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें कि हमने मई से अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज कवर किए हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज है ये पूरा कंप्लीट वीडियो, और एक ही वीडियो में सब कुछ कवर किया गया है, अलग अलग पार्ट्स में नहीं है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर देखिए। आपके सारे एग्जाम्स के लिए, जितने भी बैंक एग्जाम्स आपके होने हैं, सारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज कवर किया गया है 11 टॉपिक के साथ। टॉपिक जैसे कि आरबीआई इन न्यूज है, बैंकिंग न्यूज है, इंश्योरेंस न्यूज है, अपॉइंटमेंट्स है, जीडीपी प्रेडिक्शंस है, एक्सेट्रा, लोन्स एंड एग्रीमेंट, ये सारी ही न्यूज अलग अलग टॉपिक के साथ कवर की गई है लास्ट 6 मंथ का। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा आपको कंटेंट के साथ। क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कंटेंट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो आप लोग देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स द फर्स्ट कोहॉर्ट ऑफ द स्मॉल एनबीएफसीज इज ब्रॉट ऑन बोर्ड बाय द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड द ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप एनबीएफसीज ग्रोथ एक्सलेटर प्रोग्राम। पूछा गया है कि कितने महीनों की अवधि के लिए छोटे एनबीएफसी के पहले समूह को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप के एनबीएफसी ग्रोथ एक्सलेटर प्रोग्राम द्वारा बोर्ड पर लाया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? इसमें बोला गया है कि SIDBI the principal institutions of the financial lending for MSME and Global Alliance for Mass Entrepreneurship, a mass entrepreneurship enablement platform, have announced onboarding the first cohort of the small or lower rated NBFC to their NBFC Growth Accelerator Program। क्या मतलब है इसका? जो उन्होंने बोला है इसका इनका हिंदी में मतलब भी मैंने आपको समझाया है, ये वाले पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि सिडबी एमएसएमई के लिए वित्तीय ऋण देने की प्रमुख संस्था और ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप एक जन उद्यमिता सक्षम मंच ने छोटे के पहले समूह में शामिल होने की घोषणा की है। यह कम रेटिंग वाले एनबीएफसी अपने एनबीएफसी ग्रोथ एक्सलेटर प्रोग्राम के लिए की गई है। जून 2023 में लॉन्च किया गया एनजीपी इस 5 महीने के त्वरित कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो छोटे एनबीएफसी की क्षमता का निर्माण करना है और प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण तक पहुंचने में उनकी सहायता करना है। ठीक है, तो कंटेंट आपको दोनों ही लैंग्वेज में दिया गया है, यहाँ पर इंग्लिश में, और ये जो है ये सारे पॉइंट्स आपको हिंदी में दिए गए हैं। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी। ठीक है, क्या इसके बारे में जानेंगे। तो स्टैब्लिश हुआ था 2 अप्रैल 1990, लखनऊ उत्तर प्रदेश हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है अभी प्रेजेंट में, चेयरमैन एंड एमडी इनका नाम है शिवा सुब्रमण्यन रमन। और SIDBI is the apex regulatory body for overall licensing and regulations of the micro, small and medium enterprises finance companies in India. It is under the jurisdiction of the Ministry of Finance, Government of India। ये सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। कंटेंट आपने जरूर पढ़ना है, कंटेंट भी किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़िए या पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर कंटेंट को। ठीक है, क्वेश्चंस कंटेंट से आते हैं और पूछे गए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं और पूछे जाएंगे जो आने वाले एग्जाम्स होने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस डीप में आते हैं, इसलिए कंटेंट पूरा पढ़ना जरूरी है। डिटेल्स में आपको सब न्यूज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Civil Bank of Moscow, Russia has become the first Russian bank to register as a foreign portfolio investor within the Indian market regulator SEBI. With this,
Saber Bank registration, how many total number of Russia based FPIs are in India? ठीक है, बोला गया है कि मॉस्को का सर्बिक बैंक जो है वो सेबी के साथ विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई के रूप में पंजीकरण करने वाला पहला रशियन बैंक बन गया है। इस सर्बिक बैंक के पंजीकरण के साथ रशिया स्थित कुल कितने बैंक हैं एफपीआई भारत में? तो कुल कितने बैंक हैं? तो 5 इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू अ डेटा available on the website of the NSDL, Saber Bank of Moscow यानी कि रशिया has become the first Russian bank to register with the Indian markets regulator यानी कि SEBI as a foreign portfolio investor. Saber Bank of Russia, a state-owned bank which already has a presence in India, registered with the Indian markets regulator for a category A first FPI license last week. Saber Bank registration brings the total number of Russia-based FPIs in India to 5. इसी के रिगार्डिंग है ये हिंदी में कंटेंट, इसको भी आप देख सकते हैं, कंटेंट जिसमें सुटेबल है उस लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the non-executive part-time chairman of the South Indian Bank based in Thrissur? तो थ्रिसुर स्थित जो साउथ इंडियन बैंक है उसके गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय कुरियन इज द राइट आंसर। विजय कुरियन, द न्यूली अपॉइंटेड non-executive part-time chairman, is set to take the helm of the South Indian Bank. His appointment is indicative of his experience, expertise, which will guide the bank through a crucial period. क्या बोला गया है कि जो नवनियुक्त गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष विजय कुरियन साउथ इंडियन बैंक की कमान संभालने के लिए तैयार है। उनकी नियुक्ति उनके अनुभव और विशेषज्ञता का संकेत है जो महत्वपूर्ण अवधि में बैंक का मार्गदर्शन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, N Bank Housing Limited, situated in Chennai, has had its certificate of registration revoked by the Reserve Bank of India. What percentage of Indian Bank owns shares in the housing finance कंपनी? तो चेन्नई में स्थित इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में भारतीय बैंक के कितने परसेंट शेयर हैं ये क्वेश्चन में पूछा गया है, वो है 51% शेयर। कंटेंट में क्या बताया गया है कि Reserve Bank of India has cancelled the certificate of registration Chennai based in Bank Housing Limited. Indian Bank HUDCO, फुल फॉर्म क्या है इसका? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, HUDCO, आर मेजर शेयर होल्डर्स इन द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होल्डिंग 51% and 25% stake respectively. The housing finance company Ind Bank Housing Limited was established in 1991. Following the RBI decision, the company is prohibited from conducting the business of either a housing finance institutions or non-banking financial institutions as defined in the National Housing Bank Act of 1987 and the RBI Act of 1934 respectively. ठीक है, सेम कंटेंट आपको यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, हर क्लास में बताती हूँ जब भी आरबीआई का क्वेश्चन आता है। तो आरबीआई एस्टैब्लिश 1935, शिफ्ट इन मुंबई 1937 इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, गवर्नर शक्तिकांत दास 26 गवर्नर है ये, और डेप्यूटी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, 4 डेप्यूटी गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The financial services platform GROW has submitted an application to the Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDAI for a corporate agent license. Which broker applied earlier? पूछा गया है कि वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म जो है इसका नाम है GROW। ठीक है, एक कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस के लिए से क्या किसके बारे में? IRDAI को एक आवेदन प्रस्तुत किया है। पहले किस ब्रोकर ने ये आवेदन किया था ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ये सारे ब्रोकर्स हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जेरोधा। ठीक है, ग्रो अ फाइनेंशियल
Services Platform has applied for a corporate agent license with the IRDAI. This license would enable the company to partner with up to 3 insurance companies per category. This comes at a time when Discounts Broker Group has nudged past Zerodha to become the country's largest broker in the terms of number of active investors. The company has also received approval from the SEBI to launch its first index fund. Globe plans to introduce the Grow Nifty Total Markets Index Funds through a न्यू फंड ऑफरिंग NFO. ठीक है, सेम कंटेंट आपको यहाँ पर हिंदी में दिया गया है. ये सारे पॉइंट्स जो आपको वहां पे इंग्लिश में थे वो सारे पॉइंट्स हिंदी में है. ग्रो की बात करेंगे. फाउंडेड 2017. फाउंडर कौन है इसके? ललित खेसरे, हरीश जैन और हर्ष जैन और नीरज सिंह एंड ईशान बंसल. ग्रो ऑफर्स अ न्यू वेज टू स्टॉक ब्रोकिंग, इक्विटी linked saving, SIPs, IPOs, ETFs and direct mutual funds. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ADB provides $181 million loan for urban infrastructure improvement in which peri-urban area city. तो ADB जो है वो किस पेरी शहरी क्षेत्र के शहर में शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $181 मिलियन का लोन प्रोवाइड करता है. तो अहमदाबाद इज द राइट आंसर. ठीक है, द ADB हैज अप्रूव्ड a $181 million loan to bolster the quality of urban infrastructure and services, thereby enhancing urban livability and mobility in the peri-urban regions of Ahmedabad city in Gujarat. बोला गया है इसमें कि ADB ने शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए $181 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी है, जिससे गुजरात के अहमदाबाद शहर के उप शहरी यानी कि पेरी अर्बन एरियाज में रहने की क्षमता और गतिशीलता में वृद्धि होगी. प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट्स जो है तो अहमदाबाद पेरी अर्बन livability improvement project will encompass several components including the constructions of 166 kilometers of water distribution network, 126 kilometers of climate resilient storm water drainage, 300 kilometers of sewerage system and 4 sewage treatment plants. बोला गया है कि अहमदाबाद पेरी अर्बन लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में कई घटक शामिल होंगे, जिसमें 166 किलोमीटर जल वितरण नेटवर्क, 126 किलोमीटर जलवायु लचीलापन तूफान जल निकासी, 300 किलोमीटर सीवरेज सिस्टम और 4 सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण भी शामिल है. बात करेंगे एडीबी की. इंफॉर्मेशन कुछ देख लेते हैं रिगार्डिंग द एडीबी. एस्टैब्लिश्ड 1966, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस. मात्सुगु ओसाकावा प्रेसिडेंट हैं. 68 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग 49 रीजनल मेंबर्स कंट्री इन द एशिया एंड पैसिफिक एंड 19 नॉन रीजनल मेंबर्स कंट्रीज आउटसाइड द रीजन. ठीक है, ADB. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? SEBI has extended the deadline for the addition of nominees to demat accounts until 31st of December 2023. When was the SEBI Act established? तो 1992 में SEBI Act establish हुआ था. क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि SEBI ने डीमेट खातों को में नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी है. सेबी अधिनियम जो है 1992 में स्थापित किया गया था. कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं इसके रिगार्डिंग. SEBI has extended the deadline for adding nominees to demat accounts and for submitting PAN and KYC details for physical security holders until the 31st of December 2023. Earlier, the deadline for existing eligible trading and demat account holder to provide a choice of nomination was on or before 30 of September 2023. सेबी की हम बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 12th of April 1988 as an executive body and was given statutory powers on 30 of January 1992. 4 साल लग गए. Through the SEBI Act 1992, headquartered Mumbai, Maharashtra, Madhvi Puri Bush, first chairperson, first woman to lead the SEBI. Important. ठीक है. SEBI is the regulatory body for the security and commodity markets in India under the ownership of the Ministry of Finance, Government of India. Next question. SEBI modified guidelines pertaining to anti-money laundering regulations where
partners owning a 10% share in a firm come under the category of beneficial owners. Earlier, how much percentage were they holding their requirements? यानी कि सेबी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों से संबंधित दिशा निर्देशों को संशोधित किया, जिसके तहत किसी फर्म में 10% हिस्सेदारी रखने वाले भागीदार लाभकारी मालिकों की श्रेणी में आएंगे। पहले वे अपनी आवश्यकताओं का कितना परसेंट रखते थे? तो वो रखते थे 15%। सेबी ट्विक गाइडलाइंस pertaining to anti-money laundering standards, whereby partner holding a 10% stake in a firm will come under the definition of beneficial owners. Earlier, the requirement was 15%. This change is a response to the government amendment of the Prevention of Money Laundering Maintenance of Records rules in September 2023 to ensure that registered intermediaries fulfill their legal obligations for reporting suspicious transactions. SEBI has assigned the principal officer as the responsible individual for providing information to the Financial Intelligence Unit FIUIND. सेम कंटेंट है आपका हिंदी में, वही पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum amount of microcredit that can be easily obtained without collateral through the Pradhan Mantri Mudra Yojana, which was launched in 2015? पूछा गया है कि 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से बिना संपार्श्विक के आसानी से प्राप्त की जा सकने वाली माइक्रो क्रेडिट की अधिकतम राशि क्या है? तो वो है 10 लाख रुपए। The disbursal of small business loans under the Pradhan Mantri Mudra Yojana achieved a remarkable 38% growth during the first half of the current financial year, which concluded in September 2023. ठीक है, The Pradhan Mantri Mudra Yojana was inaugurated in 2015 to provide easy collateral-free microcredit of up to rupees 10 lakh available to non-corporate, non-farm, small and micro entrepreneurs for income-generating activities. Loans under PMMY are made available by member lending institutions, which include banks, non-banking financial companies, NBFCs, MFIs, and other फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। ठीक है, बोला ये सब कंटेंट जो है आपको दिया गया है यहाँ पर हिंदी में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोन्स अंडर PMMY। कौन कौन से हैं? शिशु, प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट अप टू ₹50,000। ठीक है, नेक्स्ट है किशोर, ऑफरिंग लोन्स रेंजिंग फ्रॉम 50,001 टू ₹5 लाख। नेक्स्ट है तरुण, प्रोवाइडिंग लोन्स फ्रॉम, कितना अमाउंट है ये? 5 लाख 1 टू ₹10 लाख। ये 3 टाइप्स की लोन्स हैं अंडर PMMY। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which organization works with the Indian Post Payment Bank to support rural and unofficial micro businesses? कौन सा संगठन ग्रामीण और अनौपचारिक सूक्ष्म व्यवसायों का समर्थन करने के लिए भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ काम करता है? तो वो करता है सिडबी। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक a division of the Indian Post under the ownership of the Department of Post and Small Industry Development Bank of India. The principal financial institutions for the promotion of MSME have tied up to accelerate formal financial services in rural India and among smaller companies. The agreement is to leverage India's post deep connection with rural India and SIDBI lending and credit risk assessment models that could help millions get formal credit. Furthermore, the release states the announcement of hackathon for fintechs to be organized under the Partnership for Innovation in the Financial Services in Rural Areas to promote rural livelihood. ठीक है, यही कंटेंट आपको हिंदी में है। बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की एंड सिडबी की। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फाउंडेड इन 1 सितंबर 2018, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। MD CEO कौन है इसके? वेंकटराम जयंती। ठीक है, सिडबी की बात करेंगे तो मैंने बताया था अभी सेम कंटेंट इसी के बारे में फिर से है, अभी हमने जस्ट प्रीवियस 1-2 क्वेश्चंस पहले डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which bank offers iFinance which gives you a single view of saving and current accounts from different banks? तो कौन सा iFinance प्रदान करता है जो आपको विभिन्न बैंकों के बचत और चालू खातों का एक ही दृश्य प्रदान करता है? वो है ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक has introduced iFinance, a service that allow millions of customers including retail customers and sole proprietors to access a consolidated view of the saving and current accounts in one place. ठीक है, this facility is not limited to ICICI bank customer, even customers of other banks can benefit from iFinance. ICICI bank leverages the account aggregator ecosystem to provide this service through its digital platform, including the iMobile Pay app, retail internet banking, corporate internet banking, and InstaBiz, the bank's mobile app for businesses. ठीक है, सेम कंटेंट आपको हिंदी में दिया गया है। आईसीआईसी बैंक की अगर हम बात करेंगे तो आईसीआईसी बैंक फाउंडेड इन 5th of January 1994, मुंबई महाराष्ट्र, जिसका हेडक्वार्टर एमडी सीईओ है संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The SEBI has extended the deadline for the listing of the top 100 companies in terms of the market capitalization for the year 2023. How many top companies will be listed in 2024? तो सेबी ने वर्ष 2023 के लिए बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में टॉप 100 कंपनियों की लिस्टिंग की समय सीमा बढ़ा दी है। 2024 में कितनी सीड्स कंपनियां जो हैं वो सूचीबद्ध होंगी यानी कि लिस्टेड होंगी? तो वो होंगी 250 2024 में। सेबी हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन for mandatory confirmation or denial of market rumors by listed companies. ठीक है, the deadline extension applies to the top 100 listed companies by market capitalization. It has been extended to February 1st, 2024 from the previous deadline of October 1st, 2023, which is in an effect at present. Similarly, for the top 250 listed entities, the rule will come into effect on 1st of August 2024 rather than the previous requirements of 1st of April 2024. सेम इसी के रिगार्डिंग आपको कंटेंट दिया गया है हिंदी में। बात करेंगे सेबी की, तो established in the 12th of April 1988, ये सेम कंटेंट में बार बार रिपीट नहीं कर सकती, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The Reserve Bank of India has imposed penalties of the Union Bank, RBL Bank and Bajaj Finance for non-compliance of guidelines. How much is the penalty for Union Bank? तो RBI ने दिशा निर्देशों का पालन न करने पर यूनियन बैंक, आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस पर जुर्माना लगाया है। यूनियन बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? ₹1 करोड़, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई हैज इम्पोज पेनल्टीज किस पे लगाई हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल बैंक फॉर्मली नोन एज द रत्नाकर बैंक, फुल फॉर्म याद कर लेना आरबीएल बैंक का, ठीक है, Ratnakar Bank and Bajaj Finance Limited for non-compliance with regulatory norms. Union Bank of India has been fined ₹1 crore for non-compliance with directions related to loans and advances, statutory and other restrictions. The penalty under Union Bank of India is due to identified deficiencies in regulatory compliance. It does not determine the validity of any specific transactions or agreements with the bank's customer. The RBI has imposed these penalties using the power vested in it under Section 47A in conjunction with Sections 46 and 51 of the Banking Regulation Act 1949. सेम कंटेंट आपको हिंदी में पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है। आरबीएल बैंक की बात करेंगे, फाउंडेड इन 1943, मुंबई महाराष्ट्र, हेडक्वार्टर आर सुब्रमण्य कुमार, एमडी सीईओ। यूबीआई की बात करेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 11th of November 1999 फाउंडेड, मुंबई महाराष्ट्र, हेडक्वार्टर ए मनी मेखला इसकी एमडी सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इज ओन्ड बाय द इंडियन बैंक एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HUDCO। काफी टाइम मैं इसका फुल फॉर्म बता चुकी हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस में था। The bank holds 51% stake and the HUDCO holds how many percent stake? तो हाउसिंग एंड फाइनेंस कंपनी का स्वामित्व इंडियन बैंक और हटको यानी कि HUDCO के पास है। बैंक के पास 51% शेयर की हिस्सेदारी है और HUDCO के पास कितने परसेंट हिस्सेदारी है? तो वो है 25%। कितना परसेंट है? 25% इज द राइट आंसर।
The RBI has cancelled the certificate of registration Chennai-based Indian Bank Housing Limited. The Indian Bank and HUDCO are major shareholder in the housing finance company, holding 51% and 25% stake respectively. The company was set up in 1991. The housing finance company net loss witnessed rupees 55.78 lakh in financial year 23 against 12.93 lakh in financial year 2022. The balance loss carried to balance sheet stood rupees 135.70 crore in financial year 2023 against 135.15 crore in financial year 2022 per the HFC's annual report. The company stated that its capital adequacy ratio is negative due to accumulated losses. The RBI stated that the company shall neither transact the business of housing finance institutions nor or NBFCs as defined in the National Housing Banking Act 1987 and the Reserve Bank of India Act 1934 respectively. Same content आपको दिया गया है, सेम कंटेंट पॉइंट के साथ दिया गया है आपको हिंदी में. About in Bank Housing Limited, established 1991, Chennai headquarter. Next question. The Bank of India has updated its saving account across all segments. Which of the following statement are not included in its features? तो बैंक ऑफ इंडिया ने सभी क्षेत्रों में अपने बचत खातों को अपडेट किया है. तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट इसकी विशेषताओं में शामिल नहीं है ये पूछा गया है. हायर यूजर्स लिमिट्स अप टू ₹3 लाख ऑन POS. ठीक है. ग्रुप personal accident death insurance cover which goes as high as ₹150 lakh. कितना? Air accident insurance of up to ₹100 lakh. Concessional locker facility for gold and diamond saving account holder. Free locker facility platinum saving account holder. International debit cum ATM card with global access acceptance. Concessional rate of interest on retail loans waiver or processing charges or retail loan free issuance of credit cards. Higher users limit up to ₹5 lakh on POS and free issuance of credit card with varied AQB. Bank of India offers an interest rate of 3% to 7.25% on fixed deposit maturing in 7 days to 10 years to general citizens. Same content line by line, point by point आपको दिया गया है. About Bank of India established 1906. ठीक है. मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर, श्री रजनीश कर्नाटक इसके MD CEO. टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. For which country will the ADB provide $338 million for वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग? तो ADB किस देश को वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए $338 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? वो है बांग्लादेश. ADB country director Ademon Ginting shared this at meeting with planning minister Bangladesh MA Mannan at the letter office in Dhaka. बोला क्या गया है? Talking to reports after the meeting, the planning minister stated that the government of Bangladesh has initiated the draft project for producing vaccines locally to give protection against various diseases like the COVID-19 and dengue. Mannan stated that the ADB in the meeting offered $338 million loan for the project. He stated that the ADB has requested the government to speedily approve the project. The ADB country director stated that this initiative for financing the project for manufacturing vaccine was taken to help Bangladesh reduce the dependency on vaccine imports and facilitate more production in the कंट्री. सेम कंटेंट आप देख सकते हैं. ADB हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस. एस्टैब्लिश्ड 1966. मास्कोस्कावा इसके प्रेसिडेंट है. 68 मेंबर कंट्रीज हैं. नेक्स्ट. As a full member of the SEBI has been advocating for the self-regulation of the AIF industry. What is I represents in AIF? तो AIF में I क्या रिप्रेजेंट करता है? AIF का फुल फॉर्म हो गया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. तो यहाँ पे I ने क्या रिप्रेजेंट किया? इन्वेस्टमेंट. ठीक है.
क्या बोला गया है? सेबी has discovered several instances of circumventing regulations through alternative investment fund and is discussing this with other regulators, stated Anand Narayan, whole-time member of the market regulator. While reiterating the AIF regulations needs to light touch, Narayana asked the AIF industry to establish an industry stand-up forum to gather suggestions and formulate to code of conduct for journal obligations by AIF. ठीक है, सेबी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका लार्जेस्ट बायलेटरल क्रेडिटर इन चाइना, हाउ मच डज चाइना ओ टू श्रीलंका? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में? पूछा गया है कि श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता जो है वो चाइना है, चाइना का श्रीलंका पर कितना बकाया है? तो कितना है? $7 बिलियन। ठीक है, श्रीलंका stated that it has reached an agreement with Export-Import Bank of China to cover about 4.2 billion of the island nation's outstanding debt while talks with other official creditors stall. Sri Lanka is struggling with its worst financial crisis is more than 7 decades after its foreign exchange dwindled to records low, forcing the country to default on its foreign debt last May. China is Sri Lanka largest bilateral creditor, owned about $7 billion. The agreement with the China Exim Bank will assist Sri Lanka is getting past the first review of the International Monetary Fund program in the coming weeks and is securing the release of second IMF tranche of about $334 million, its finance ministry stated in a statement. A debt reworked deal between Sri Lanka and countries including Japan, India and France was also expected. ठीक है, सेम कंटेंट पॉइंट बाय पॉइंट आपको हिंदी में दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। बात करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना की, तो स्टैब्लिश हुआ था 1994 में, बीजिंग चाइना इसका हेडक्वार्टर है। चेयर वुमेन कौन है इसकी? उनका नाम है हु जियालियान। ठीक है, वाइस चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट कौन है? वू फुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Bank of Maharashtra has increased the maximum of how many BPS on fixed term loans with a tenor of 46 to 90 days. The new interest rate is 4.75 as compared to 3.50 previously. तो BOM ने 46 से 90 दिनों की अवधि वाले निश्चित अवधि के ऋण एफडी पर अधिकतम कितने बीपीएस की वृद्धि की है? नई ब्याज दर जिसकी है 4.75 है, जो पहले 3.50 थी, तो 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। BOM यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र has effected the maximum increase of 125 BPS on FDs of 46-90 days tenor, with the new interest rate being 4.75% against 3.50% earlier. State-owned Bank of Maharashtra stated that it has increased its marginal cost of points-based lending rate for select tenure by 10 basis points. The benchmark 1-year MCLR used to price most loans such as auto, personal and home has been revised upwards to 8.60% from 8.70%, the lender stated in the regulatory filing. The revised MCLR has come into effect from 11th of October 2023. सेम कंटेंट आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, स्टैब्लिश हुआ था 16 सितंबर 1935 में। ठीक है, हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। सीईओ और एमडी कौन है? श्री एएस राजीव, और टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइन पेटीएम पेमेंट्स बैंक? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने कितना जुर्माना लगाया है? तो वो लगाया है 5.39 करोड़ का। ठीक है, कितना लगाया है? 5.39 करोड़।
RBI stated it has imposed a penalty of rupees 5.39 crore on Paytm Payments Bank Limited for non-compliance with certain provisions including KYC norms. The central bank also found non-compliance with certain provisions related to RBI guidelines for licensing payments banks, cybersecurity framework in banks and securing mobile banking application including UPI ecosystem. Further, RBI stated that the penalty is based on the deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the validity of any transactions or agreement entered into the banks with its customer. ठीक है, सेम कंटेंट आपको पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है। हिंदी में बात करेंगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक की, तो अगस्त 2010 में इसकी स्थापना की गई, नोएडा हेडक्वार्टर है, चेयरमैन और सीईओ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के विजय शेखर शर्मा। ठीक है, next question, how long does RBI allow SBI mutual fund to purchase 9.99% paid up share capital in IndusInd Bank? तो RBI अब तक SBI म्यूचुअल फंड को IndusInd बैंक में 9.99% चुकता शेयर पूंजी खरीदने की अनुमति देता है। 1 is the right answer. RBI on October 11 issued its approval to SBI Mutual Fund, the mutual fund arm of the State Bank of India, to acquire 9.99% of the paid up share capital in private lender IndusInd Bank. SBI Mutual Fund has been advised by RBI to acquire the aforesaid major shareholding in the bank within a period of 1 year by October 10th, 2024. Its aggregate holding in the bank does not exceed 9.99% of the paid up share capital or voting rights. बात करेंगे इंडसइंड बैंक की, फाउंडेड 1994, फाउंडर कौन है? पी हिंदुजा, सीईओ एमडी है श्री सुमन कटपालिया, हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र और टैगलाइन है वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर। एसबीआई म्यूचुअल फंड फाउंडेड 1987, सीईओ एमडी है मिस्टर शमशेर सिंह, हेडक्वार्टर मुंबई। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स इज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which bank launched the first credit card in India without a number, expiration date or expiration date और yearly charge? तो किस बैंक ने भारत में बिना नंबर, समाप्ति तिथि या वार्षिक शुल्क के पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? वो किया है एक्सिस बैंक ने। किसने किया है? एक्सिस बैंक ने। 5, formerly known as Early Salary, India's leading fintech and Axis Bank, one of the largest private sector banks in India, partnered to launch India's first ever numberless credit card for tech savvy Gen Z. ठीक है, संजीव मोगी, president and head of cards and payment, Axis Bank stated that the numberless Axis Bank card will prioritize the security of our customers while offering a robust financial solutions that empowers the smart and ambitious youth of our nation. Akshay Mehrotra, co-founder and CEO of Five, stated that a great pleasure to introduce India's first numberless credit card in association with Axis Bank. सेम कंटेंट आपको यहाँ पर हिंदी में पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है अबाउट द एक्सिस बैंक यूटीआई बैंक, फाउंडेड 1993, अमिताभ चौधरी एमडी सीईओ, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। टैगलाइन है इसका बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Gulf Asia Fund and Adani Group are being investigated by SEBI. Where is the Adani Group headquarter located? तो कहाँ पे है अडानी ग्रुप का हेडक्वार्टर? ये अहमदाबाद में है। An Indian multinational conglomerate headquarters in Ahmedabad, founded by Gautam Adani in 1988 as the commodity trading business. A key question of SEBI investigators in whether Gulf Asia ties with the Adani Group was such that it would be deemed to be acting in concert with the key Adani shareholders, stated the source. We decline to be identified as the investigations are ongoing and private. This part of the SEBI investigations has not been previously reported. The Adani Group did not comment on the SEBI probe and its possible ties with the fund when contacted by Reuters. ठीक है, the
conglomerate has previously stated that categorically rejects the allegations by OCCRP that there was an opaque use of funds by businesses partners to invest in its listed companies से ठीक है। सेम कंटेंट हिंदी में है आपका। सेबी के रिगार्डिंग हमने काफी बात कर ली है, आप ये देख सकते हैं इसको पॉज करके, ठीक है। अडानी ग्रुप के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके फाउंडर हैं गौतम अडानी, हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में और फाउंडेड इन 20 जुलाई 1988, ठीक है। ये है क्या? एन इंटरनेशनल मल्टीनेशनल conglomerate headquartered in Ahmedabad, founded by Gautam Adani in 1988 as a commodity trading business. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? The IMF estimates the Pakistan's economy would grow more quickly in 2023 with a 2.5% growth rate. What percentage did they forecast for 2024? तो IMF का अनुमान है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 2023 में 2.5% की विकास दर के साथ और तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने 2024 के लिए कितने परसेंट का पूर्वानुमान लगाया है? वो है 5%, ठीक है। The IMF expects Pakistan's economy to perform better in the current next fiscal year compared to the other multilateral agencies' projection despite the macroeconomic challenges faced by cash-strapped country. The IMF World Economic Outlook for October release forecast a growth of 2.5% for the country's economy in the current year, doubling the 5% in the next fiscal year. This is a significant jump compared to the 0.5% contraction witnessed last fiscal year, signifying that the fund also expected quicker economic recovery that it had forecast earlier at a 5% GDP growth rate in the 2026-27 फिजिकल ईयर, ठीक है। अबाउट द IMF, कुछ इन्फॉर्मेशन है IMF के रिगार्डिंग जो आपको पता होनी चाहिए, वो आप देख सकते हैं हिंदी कंटेंट के बाद। तो IMF फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945, ठीक है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, मेंबरशिप 190 कंट्रीज, 189 यूएन कंट्रीज एंड कॉस्मो। एमडी कौन है इसकी? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। पर्पस क्या है इसका? टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, foster sustainable economic growth, make resources available to members experiencing balance of payments difficulties, prevent and assist with recovery from international financial crisis, ठीक है। ये पर्पस है IMF का। Next question, how many asset management companies are members of SEBI so far? अब तक कितनी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां सेबी का सदस्य रही है? वो है 44, ठीक है। AMFI क्या फुल फॉर्म हो जाएगा AMFI का? विद पिक्चर आपको समझाया गया है। द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया इज डेडिकेटेड टू डेवलपिंग द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑन द प्रोफेशनल हेल्थ एंड एथिकल lines and to enhancing and maintaining standard in all areas with a view to protecting and promoting the interests of mutual funds and their unit holder. AMFI is the association of all the asset management company of SEBI registered mutual funds in India. As of now, 44 asset management companies that are registered with the SEBI are its member, ठीक है। अब तक की SEBI के साथ पंजीकृत 44 परिसंपत्ति संबंधी कंपनियां जो हैं वो इसकी सदस्य हैं। AMFI के बारे में हमको जान लेते हैं। तो AMFI का फुल फॉर्म अभी हमने देखा था विद पिक्चर में, क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। फुल फॉर्म हो गया। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 22 अगस्त 1995। हेडक्वार्टर मुंबई है। ये है क्या? तो AMFI इज डेडिकेटेड टू डेवलपिंग द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑन प्रोफेशनल हेल्थ एंड एथिकल लाइन्स एंड टू एनहेंसिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स इन ऑल areas with a view to protecting and promoting the interests of mutual funds and their unit holders. AMFI is the association of all the asset management companies of SEBI registered mutual funds in India. As of now, 44 asset management companies that are registered with the SEBI are its members. ठीक है। Next question. Which bank has been advised by the RBI to stop a new customer on boarding right now? RBI ने किस बैंक को नए ग्राहक को अभी बोर्डिंग पर रोकने की सलाह दी है? वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो
Reserve Bank of India has instructed the Bank of Baroda to immediately cease the onboarding of new customer onto the Bob Word mobile application. The RBI decision is made under the authority granted by Section 35A of the Banking Regulation Act 1949. It is a response to certain supervisory concerns related to onboarding customers onto the Bob Word app. Bank of Baroda has been directed to ensure that customers who are already using the Bob Word app should not experience any disruption due to this suspension. According to Times of India, from July 2023, there was an allegations of malpractice by Bob employees reported by a news channel and quoted various whistleblowers. ठीक है, सेम कंटेंट दिया गया है पॉइंट बाय पॉइंट हिंदी में। बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की, स्टैब्लिश 20 जुलाई 1908, वडोदरा हेडक्वार्टर है और देवदत्ता चंद एमडीसी और टैगलाइन है इंडिया इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, When did the PCA framework for NBFCs first enter into force? तो NBFC के लिए PCA ढांचा पहली बार कब लागू हुआ था? तो 2022 में हुआ था। RBI has made the decision to extend the PCA framework for NBFCs to government-owned NBFCs, excluding those in the base layer, with effect from October 1st, 2024. The PCA framework applies for all non-deposit taking government NBFCs in the middle upper to the top layer except those in the base layer. The framework will be based on the audited financial of these government-owned NBFCs as of 31st of March 2024 और subsequent financial periods. ठीक है, सेम कंटेंट आप देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स लिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके ऑफ द पीसीएफ फ्रेमवर्क, इसको भी वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं आरबीआई के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच बैंक कोलैबोरेटेड विद द इंडियन नेवी टू लॉन्च द NAV ई-कैश कार्ड, एन इनोवेटिव ई-कैश कार्ड दैट कैन बी यूज्ड बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। किस बैंक ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर नेव ई कैश कार्ड लॉन्च किया है, एक अभिनव ई कैश कार्ड जिसका उपयोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। द इंडियन नेवी इन कोलैबोरेशन विद द एसबीआई इंट्रोड्यूस्ड द NAV ई कैश कार्ड, एन इनोवेटिव e-cash card designed to function in both online and offline modes even at seas without direct connectivity to the bank. This initiative is a significant step towards India's goal of achieving complete self-reliance and advancing its digital transformation efforts. The SBI NAV e-cash card is set to be implemented across the entire Indian Navy. The State Bank of India played a key role in developing the project by embedding an offline solution into their existing online system and conducting maiden translation on board Indian naval ship विक्रमादित्य in 2021. सेम कंटेंट इसके रिगार्डिंग हिंदी में आप देख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स के साथ आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has chosen to be General Insurance Corporation Chairman and Managing Director? तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है रामास्वामी एन। ठीक है, जीआईसी रे के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। जीआईसी रे 1972 इसका फाउंडेड ईयर है और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। ठीक है, Ramaswamy N has been appointed as the chairman and MD of General Insurance Corporation of India (GIC (RE). This appointment was made based on the decision of the Ministry of Finance, Government of India. Ramaswamy N will succeed Devesh Srivastava, whose fourth-year terms as the CMD ended in September 2023 when he reached the age of 60 years. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आरबीआई सजेस्टेड द यूज ऑफ क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन टूल्स बाय मिडिल एंड बेस लेयर NBFCs. How many categories are there in NBFCs? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4। पूछा क्या गया है कि आरबीआई ने मध्य और बेस लेयर NBFCs द्वारा क्रेडिट जोखिम समन उपकरणों के उपयोग का सुझाव दिया है। NBFC में कितनी कैटेगरीज हैं? ठीक है, 4 कैटेगरीज हैं। Reserve Bank of India has allowed NBFCs classified as middle and base layer entities to utilize credit risk mitigation tools to offset their exposures
with eligible credit risk transfer instruments. The central bank will shortly issue instructions on their credit concentration norms. After the regulatory overhaul in October 2022, NBFC are categorized into 4 layers: base layer, middle layer, upper layer and top layer based on their size, activity and perceived level of riskness. ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आरबीआई estimates that the banking system currently liquidity imbalance is around how many crore। पूछा गया है कि आरबीआई का जो अनुमान है कि बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान तरलता असंतुलन लगभग कितने करोड़ रुपए में है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा, 34,000 करोड़ रुपीज इज द राइट आंसर। कितना, 34 करोड़ रुपए। ठीक है, RBI decision to consider open market operations sale of government securities is a significant tool in its arsenal for managing liquidity in the financial system. ठीक है, the timing and quantum of such operations will be depend upon evolving liquidity conditions. Currently, the liquidity in the banking system is estimated to be the deficit of around rupees 34,000 crore. In responses to the RBI governor announcement, the yield of the benchmark 10-year government bonds increased to 7.34% as the market anticipates an OMO shortly, which is expected और tighten liquidity in the system। ठीक है, कुछ की नोट्स हैं यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है, ट्रेजरी बिल्स है, ये सभी कुछ यहाँ वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टीज imposed by the Reserve Bank of India of 5 cooperative banks for violations of regulations। तो नियमों के उल्लंघन के लिए आरबीआई द्वारा 5 सहकारी बैंकों पर लगाए गए जुर्माने की जो कुल राशि है वो कितनी है, वो है 27.50 लाख। ठीक है, 27.50 लाख रुपए इज द राइट आंसर। तो कौन कौन से हैं वो बैंक्स? आरबीआई हैज इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टीज ऑन 5 cooperative banks for deficiencies in regulatory compliance. These 5 cooperative banks are SBPPB Cooperative Bank Limited 13 lakh, the सहायत्री सहकारी बैंक लिमिटेड 6 लाख और रहीमातपुर सहकारी बैंक लिमिटेड 1 लाख एंड गांधी ग्लस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 3 लाख एंड द कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड 4.50 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI has extended the availability of gold loan to Urban Cooperative Bank by increasing the limit for how many lakhs to 4 lakhs। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ₹2 लाख। बोला गया है इसमें कि आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए गोल्ड लोन की सीमा कितने लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दी है, 2 लाख से बढ़ाकर कर दी है 4 लाख। आरबीआई हैज रेज्ड द लिमिट फॉर गोल्ड लोन अंडर द बुलेट रीपेमेंट स्कीम फ्रॉम ₹2 लाख to 4 lakh for urban cooperative banks that have met their target and sub targets under priority sector lending as a of 31st of March 2023. This change in the limit is significant for UCBs and borrowers seeking gold loans. A bullet repayment scheme is one in which a borrower repays interest in principal at the conclusion of loan term without having to worry about the repayment during the लोन टर्म। व्हाट इज द बुलेट रीपेमेंट स्कीम? तो होती क्या है ये बुलेट रीपेमेंट स्कीम? अ बुलेट रीपेमेंट स्कीम इज वन इन विच अ बोरोवर रिपेज इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल एट द कंक्लूजन ऑफ अ लोन टर्म विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट द रीपेमेंट ड्यूरिंग द लोन टर्म इज कॉल्ड द बुलेट रीपेमेंट स्कीम। ये कंटेंट आप हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है हमारा अक्टूबर मंथ का पार्ट 3 और इसके साथ ही अक्टूबर का पूरा कंप्लीट हो गया है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आप कंप्लीट पीडीएफ नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पार्ट 1 मिलेगा, पार्ट 2 मिलेगा और पार्ट 3 मिलेगा। ये सभी कुछ आपको मिलेगा इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।